हैं। आज जो पेपर हमने डिस्कस करना है वो आपका मई जून 2023 का पेपर 2 है। इसके लिए आपको इंसर्ट भी चाहिए होगा। इंसर्ट को भी खोल लेते हैं। इंसर्ट मैंने नहीं खोला होगा पहले का। एक सेकेंड। इंसर्ट 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 अच्छा, तो पेपर में वो हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि अ प्रोग्राम कैलकुलेट्स द पोस्टल कोड बेस्ड postal cost based on the weight of the item and its destination. Calculation occur at various points in the program, and these result in a choice of several possible postal costs. The programmer has built these postal costs into the program. For example, the postal cost of $3.75 is used in the following line of pseudocode. If weight is less than 250 and valid address is equal to true, then postal cost 3.75 हो गई, item status valid हो गया. And if identify a more appropriate way of representing the postal cost. पोस्टल कॉस्ट को लिखने का एक बेहतर तरीका क्या होता है कि इस तरह से 3.75 की बजाय हम आइटम पोस्टल कॉस्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं, यूज़ ऑफ कांस्टेंट, ताकि जो है हम यहाँ पर स्टोर कर सकते अपने पास पोस्टल कॉस्ट की वैल्यू को। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है यहाँ पर डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ योर आंसर इन पार्ट A1 विद रेफरेंस टू दिस प्रोग्राम। आपके पास वो कहता है कि यहाँ पर बताएं कि इसका रेफरेंस मेरा मतलब ये कि हमने इसको कांस्टेंट बनाया, तो कांस्टेंट बनाने का हमें फ़ायदा क्या हो रहा होगा। इस पर बात ये कि आपको फिर पोस्टल रेट सिर्फ एक ही दफ़ा एंटर करना पड़ेगा और कोई इनपुट एरर्स या कोड के अंदर ड्यूरिंग कैलकुलेशन कोई एरर अगर होना पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम जो होता है वो ईजियर टू मेंटेन रहता है, ईजियर टू अंडरस्टैंड लगता है। सिंपल आंसर है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि आपको पोस्टल रेट्स will be added only once. This way, any input errors or accidental changes are prevented. It makes the program easier to read and understand. ठीक हो गया। इसमें किसी का कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आता है कि द लाइंस ऑफ pseudocode contain features that make them easier to understand. State 3 of these features. 3 फीचर्स जैसे बताने हैं इस कोड के अंदर जो जिसकी वजह से ये रीडेबल है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है इंडेंटेशंस यूज़ हुई हैं। ये इंडेंटेशंस एक फीचर जिसकी वजह से इजीली रीड किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि आपके पास कमेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इसको अंडरस्टैंड करना समझना आसान है। और तीसरी बात ये आपके पास कि इसके अंदर जो है आपके पास मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स इस्तेमाल किए गए हैं। इस चीज़ को जो है क्या कहते हैं आप कैमल केस भी कहते हैं। कैमल केस भी अभी वो क्या होता है बेसिकली कि जिसके अंदर के हर पहला अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास आ जाती है इंडेंटेशन। दूसरी बात आपके पास आ जाती है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। और तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कमेंट्स।
उसके बाद कहते हैं गिव द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आपके पास वैलिड एड्रेस को वैल्यू साइन हुई है ट्रू की, तो इसका मतलब है कि ये बूलियन है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है आपके पास आइटम पोस्टल कॉस्ट। आइटम पोस्टल कॉस्ट को एक डेसिमल वैल्यू साइन हो रही है, जिसका मतलब ये कि ये आपके पास रियल है। और तीसरा आपके पास आइटम स्टेटस है, और आइटम स्टेटस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ए स्ट्रिंग है। कोई क्वेश्चन? ए का पार्ट टू। देखो इस पे वो कह रहा था कि आपने यहाँ पे मेंशन किया कि आपके पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करना एक बेहतर ऑप्शन थी, ना कि ये कि आप यहाँ पे 3.75 लिखते हैं। आपने कॉन्स्टेंट्स यूज़ करना बेहतर समझा। अब जब आपने कॉन्स्टेंट्स यूज़ करना बेहतर समझा, तो आपने क्यों समझा ये चीज़? क्या ऐसी एडवांटेज है कि हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स ऐड करते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि 3.75 आपको एक ही दफ़ा एंटर करना पड़ेगा, मैनुअली हर जगह एंटर नहीं करना पड़ा, कॉन्स्टेंट बना लिया एक ही दफ़ा, ठीक है। उसकी जैसे कोई इनपुट एरर लाइक बार बार 3.75 एंटर करते हुए हो सकता है एक दफ़ा 3.76 एंटर हो जाए, 3.74 एंटर हो जाए, टाइपो भी हो सकता है। या कोई एक्सीडेंटल चेंज इन वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो किसी तरह से चेंज नहीं होगी, इसकी तो चेंज हो सकती है, वो प्रिवेंट हो जाती है। उसकी जैसे आपका प्रोग्राम ईजियर टू रीड होता है, अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड करना आसान होता है, रोबस्ट होता है, यानी कि उसमें कोई एरर्स के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप वो कहता है आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि a program stores a user's date of birth using variables myDob of type date. Write the pseudocode statement using a function from the insert to assign the value corresponding to 17/11/2007 to myDob. myDob को अगर आपने यहाँ पे असाइन करनी है तो इसके लिए आपके पास इंसर्ट का एक फंक्शन होता है जिसको कि आप कहते हैं सेट डेट। किधर गया सेट डेट? सेट डेट आपसे 3 पैरामीटर्स लेता है, डे का पैरामीटर लेता है, मंथ का पैरामीटर लेता है और ईयर का पैरामीटर लेता है, और ये आपको इस तरह से डेट फॉर्मेट में आंसर रिटर्न कर रहा होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे माई डी ओ बी, और इसको साइन होगा यहाँ पर सेट डेट 17/11/2007। यहाँ पे स्लैशेस नहीं ऐड करने, यहाँ पे ये डेट डायरेक्टली नहीं साइन करते, नहीं गलत होगा, उसने इंसर्ट इसलिए मेंशन किया हुआ है आपको, क्योंकि आपने डेटा टाइप डेट की वैल्यू जो है उसमें डालनी है। उसमें कहते हैं माई डी ओ बी हैज़ बीन असाइंड अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द यूजर्स डेट ऑफ बर्थ। राइट अ pseudocode statement to calculate the number of months from the month of the user's birth until the end of the year to assign this to a variable number months. For example, if date of birth contains the value this, the value 5 would be assigned to num months. वही कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक जिसके साथ आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द मंथ ऑफ यूजर्स बर्थ, जिस महीने में वो यूज़र पैदा हुआ था उससे लेकर एंड ऑफ द ईयर तक कितने महीनों का गैप है, वो आपने यहाँ पर उसके लिए सूडो कोड स्टेटमेंट लिखनी है ताकि आप ये वैल्यू असाइन कर सकें नंबर मंथ्स को। तो इसको करने का तरीका सिंपल ये होगा आपके पास कि आपको यहाँ पर डेट फंक्शंस के अंदर आपके पास यहाँ पे फंक्शन मौजूद है मंथ का, जिसके थ्रू कि आप किसी भी डेट इसको पास करेंगे पैरामीटर में, तो ये आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी रिप्रेजेंटिंग द मंथ वैल्यू ऑफ दैट डेट। तो ये मंथ वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर, और इसको हम 12 में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वो बाकी रिमेनिंग मंथ्स आ जाएंगे। तो इधर हमारे पास आ जाएगा नंबर मंथ्स में 12 माइनस मंथ माई डी ओ बी। इस पे किसी को कोई सवाल हो? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है कि the program will output the day of the week corresponding to my DOB. For example, given the date, the program will output Thursday. An algorithm is required. An array will be used to store the name of the days of the week.
Define the array and describe the algorithms in 4 step. Do not use pseudocode statement in your answer. सिंपल तरीका कार क्या होगा कि आप जो हैं यहाँ पर जो डेट होती है आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है डे इंडेक्स के नाम से, ये आपके पास इंसर्ट में गिवन है। डे इंडेक्स को जब आप कोई भी डेट प्रोवाइड करेंगे तो ये उसके अगेंस्ट एक नंबर 1 से लेकर 7 तक की रेंज में आपको देती है रिटर्न वैल्यू। अच्छा, ये रिटर्न वैल्यू 1 से लेकर 7 तक का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है संडे को और ये रिप्रेजेंट कर रही है सैटरडे को, यानी कि 1 मीन्स संडे, 2 मीन्स मंडे, 3 मीन्स ट्यूसडे और ऐसा चलते चलते 7 सैटरडे पर आ जाते हैं। ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शन में एक्सप्लेन है ये सारी बात। आप क्या करेंगे कि आपने क्या करना है कि आपने एक्चुअली ये स्ट्रिंग आउटपुट करना है, ये तो नंबर आउटपुट कर रहा है ना, आपने स्ट्रिंग देना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि सबसे पहले जो है आप एक एरे क्रिएट करेंगे 7 एलिमेंट्स की, जिसके फर्स्ट एलिमेंट में संडे पड़ा होगा, सेकंड एलिमेंट में मंडे पड़ा होगा और इस तरह से चलते चलते 7th एलिमेंट में जाकर सैटरडे पड़ा हुआ होगा। उसके बाद जो है आप डे इंडेक्स फंक्शन को आप प्रोवाइड करेंगे माई डी ओ बी वेरिएबल और वो रिटर्न करेगा आपको डे इंडेक्स। रिटर्न वैल्यू को एज एन एरे इंडेक्स यूज़ की जाएगी और उसके थ्रू आप एरे के अंदर से स्ट्रिंग जो है वो निकालेंगे और उसको आउटपुट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर अच्छा एरे डिक्लेरेशन उन्होंने सेपरेट से दी हुई है। एरे डिक्लेरेशन में आपके पास आ जाएगा कि सूडोकोड स्टेटमेंट नहीं लिखनी तो आप यहाँ पे वैसे लिखेंगे 1D एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग विथ 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स की एरे होगी जिसकी कि डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो हमारी एरे है, मैं इसको थोड़ा सा विजुअली समझा देता हूँ। ये आपके पास एरे है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बने होंगे। इसकी इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 है और इसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, पूरा पूरा स्ट्रिंग। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो है हम डे इंडेक्स को डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करेंगे। इसकी रिटर्न वैल्यू जो है हम वो ले आएंगे। फॉर एग्जांपल से 3 रिटर्न किया तो हम 3 पे आएंगे और उसके अंदर से वैल्यू जो पड़ी है स्ट्रिंग की वो आउटपुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कि असाइन वैल्यू संडे टू फर्स्ट इंडेक्स, मंडे टू सेकंड इंडेक्स, एक सेकंड, मंडे टू सेकंड इंडेक्स and continue until Saturday is stored at 7th index। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जो है हम यहाँ पर फंक्शन डेट डे इंडेक्स को पास करेंगे। फंक्शन डे इंडेक्स सॉरी इसको से लिखना था, फंक्शन डे इंडेक्स नहीं, क्योंकि ये सारा मेरे ख्याल से अपर केस में होता है। फंक्शन डे इंडेक्स is called with myDob as a parameter। उसके बाद जो है उसकी रिटर्न वैल्यू जो है द रिटर्न वैल्यू ऑफ डे इंडेक्स is used as an index to the array इंडेक्स टू द array उसको इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सेस द स्ट्रिंग stored in it। उसके बाद आ जाएगा आपके पास आउटपुट द स्ट्रिंग
in the array element. इस सारे में किसी का कोई सवाल हो? कोई क्वेश्चन? ओके, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि a program stores data in a text file. एक आपके पास टेक्स्ट फाइल है जो कि डेटा स्टोर करती है और द डेटा इज read from the file, it is placed in a queue. आपके पास टेक्स्ट फाइल में से डेटा रीड किया जाता है और रीड करने के बाद जो है उसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया जाता है क्यू के अंदर. The diagram below represents an abstract data type implementation of the queue. Each data is stored in a separate location in the data structure. During initial design, the queue is limited of holding a maximum of 10 data items. आपको यहाँ पे एक क्यू दी गई है और हर डेटा आइटम एक सेपरेट लोकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर स्टोर होता है, यानी कि एडीटी के अंदर. और अभी तक इसके लिए सिर्फ 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 0 से लेकर 9 तक. ऑपरेशन ऑफ द क्यू हमें गिवन है यहाँ पर कि द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट डेटा आइटम टू बी रिमूव्ड. नेक्स्ट डेटा आइटम टू बी रिमूव्ड का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट कर रहा है ये आइटम रिमूव होगा, पहले डी क्यू होगी वैल्यू और उसके बाद आपके पास एफ क्यू भी इंक्रीमेंट करेगा बाय 1. पहले डी क्यू होगी फिर जो है वो आपके पास इंक्रीमेंट करेगा बाय 1. द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट डेटा आइटम एडेड. इसका क्या मतलब है कि पहले ई क्यू पी इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू ऐड हो रही है. द क्यू इज सर्कुलर सो द लोकेशंस कैन बी रीयूज्ड. सर्कुलर है तो इसका मतलब है कि जब ये अपनी मैक्सिमम इंडेक्स की तरफ पहुंच जाएगा तो ये वापस से घूमकर ऊपर की तरफ से वापस भी आ सकता है. Describe how the data item orange and yellow are added to the queue as shown in the diagram. आपके पास ये आइटम जो है कि कितने हैं, ऑरेंज और येलो किस तरह से आपके पास क्यू में आएगा. सबसे पहली बात तो ये कि आप चेक करेंगे, चेक इफ द क्यू इज नॉट फुल. चेक इफ द क्यू इज नॉट फुल. अच्छा, क्यू नॉट फुल किस तरह से चेक होगी? उसके लिए आपके पास नंबर इन क्यू का वेरिएबल होता है जिसके अंदर के टोटल आइटम्स उसको स्टोर करते हैं. वो चीज़ जो है आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, इस वजह से हम उसके एक एजम्पशन दे रहे हैं कि वो खुद से देख लेगा चीज़ को. तो हम यहाँ पे बस ये मेंशन करेंगे चेक इफ द क्यू इज नॉट फुल. उसके बाद आपके पास क्या होगा, द ई क्यू पी इज इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू लोकेशन 9. सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट डेटा आइटम एडेड की तरफ पॉइंट करे तो पहले ई क्यू पी इंक्रीमेंट करेगा इस तरफ को, और फिर इसके अंदर पहले आपका डेटा आइटम जो है, डेटा आइटम ऑरेंज विल बी स्टोर्ड by the location pointed by the EQP. Data item orange will be stored at the location pointed by the EQP. उसके बाद क्या होगा आपके पास, उसके बाद EQP पॉइंटर जो है आपका अगर दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, अब जो है ये आपको देगा एक सर्कुलर ऑपरेशन. सर्कुलर ऑपरेशन में क्या होगा कि जिसके अंदर के बेसिकली ये वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा. तो EQP is then increment, EQP is then incremented इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट देन moved to now point at लोकेशन 0. लोकेशन 0 के ऊपर पॉइंट करेगा और उसके बाद जो है डेटा आइटम येलो जो है आपका, डेटा आइटम येलो इज एडेड, एक सेकंड में देखता हूँ, इज एडेड टू द लोकेशन पॉइंटेड बाय
the EQP. जी, can we write EQP is reset to point to location 0? जी, reset लिख लें, move कर लें, इवन इंक्रीमेंट भी लिख लें तो कोई बात नहीं है, बस आपने ये बात बताने कि वापस 0 की तरफ चला गया। टर्म आप बीच कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? किसी और का कोई सवाल इसमें? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है the following diagram shows the state of the queue after several operations have been performed. All queue locations have been used at least once. ये काफ़ी सारे ऑपरेशंस के बाद दिखाया गया है और उन्होंने कहा कि हर लोकेशन को एटलीस्ट एक दफ़ा इस्तेमाल किया गया। स्टेट द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन द क्यू। हमने बताना कि टोटल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इस क्यू के अंदर कितने हैं। तो ये किस तरह से देखा जाता है? कौन है जो मुझे बताएगा इसमें कितने डेटा आइटम्स हैं? जी, किसका आंसर आया है 10? गलत जवाब। नहीं, असूल देखो यहाँ पे लिखा है क्या है, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड, यानी कि ये वाला आइटम अभी एग्जिस्ट करता है, टू बी रिमूव्ड है ये। और ये वाला आइटम क्या है? लास्ट डेटा आइटम एडेड, यानी कि ये आर दी पार्ट लाइक जो एफ क्यू पी और ई क्यू पी की तरफ से पॉइंटेड हैं, ये उसका हिस्सा हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा रीड किया जाता है फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर से लेकर एंड ऑफ क्यू पॉइंटर तक, एफ क्यू पी से शुरू करके ई क्यू पी तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 डेटा आइटम है इसके अंदर। जी, एफ क्यू पी से लेकर आपके पास ई क्यू पी तक जो है डेटा रीड किया जाएगा। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो रूल मेंशन है ना इसका, ये जो इधर गिवन होता है दिस थिंग, ये पता होनी चाहिए कि काम किस तरह से कर रहा है, तभी आप काउंट कर सकते हो। देखो अगर उससे लिखा होता है कि एफ क्यू पी पॉइंट्स टू द डेटा आइटम रिमूव्ड, नेक्स्ट आइटम रिमूव नहीं, डेटा आइटम रिमूव्ड जो है पॉइंट्स टू द डेटा आइटम रिमूव्ड ये लिखा होता, तो फिर हम इसको काउंट ना करते। इसी तरह से लिखा होता है कि कहते हैं नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है ये, अगर नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ पॉइंट करो तो फिर हम EQP की वैल्यू को ना काउंट करते। तो पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये बात क्या लिखी हुई है। अगेन ये चीज़ मैंने एडिटीज वाले लेक्चर में बड़े क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि क्या वर्किंग होती है इसकी। ये 3-4 वेरिएशन इसकी बन जाती हैं टोटल, तो उसके मुताबिक फिर आपको ये काउंट करने होते हैं। FQP से शुरू करना है, EQP तक चलना है। कुछ केसेस में FQP +1 से लेकर EQP -1 तक, कुछ केसेस में आपके पास FQP से लेकर EQP -1 तक, और कुछ जगह पे FQP +1 से लेकर EQP तक। ये 4 वेरिएशंस आपके पास बनती हैं, वो आपको क्वेश्चन में स्टेटेड होगी इस फॉर्मेट में कि किस तरह से आपने काउंट करना है उसको। समझ आई सबको कि बात ये 7 कहाँ से है? किसी को अगर इसमें है कि ये 7 कहाँ से है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, अब बाकी सबसे पूछा था कोई और, बाकी सबको क्लियर है? अच्छा, the design of the queue is completed and number of locations is increased. The function add to queue has been written. It takes a string as a parameter and adds it to the queue. The function will return true if the string has been added successfully. The procedure file to queue will add each line from the file to the queue. This procedure will end when all the lines have been added or when the queue is full. Describe the algorithm of procedure file to queue. Do not use in pseudocode in your answer. उसने कहा है कि आपके पास एक ऐड टू क्यू प्रोसीजर है, जिसके फंक्शन है जिसके थ्रू आप जो हो जब इसको एक स्ट्रिंग पास करते हो इन द पैरामीटर, तो ये क्या करता है कि ये जाकर उसको क्यू एनक्यू कर देता है, या आपको ट्रू रिटर्न कर देता है अगर डेटा आइटम स्टोर हो गया, और ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर डेटा आइटम स्टोर नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली ये इस बात का ये मतलब है ना कि अगर डेटा आइटम स्टोर नहीं हो पाया तो इट विल देन रिटर्न फॉल्स। तो फाइल टू क्यू हमने लिखना है जिसके अंदर के लाइन बाय लाइन फाइल को रीड करके क्यू में डाल दिया जाएगा, और ये प्रोसीजर रुक जाएगा जब आपके पास तमाम एलिमेंट्स फुल हो गए या टेक्स्ट फाइल खत्म हो गई। इन दोनों में से किसी एक केस के ऊपर इसने रुक जाना है। तो आपने बताने कि फाइल टू क्यू किस तरह से काम करेगा। देखो फाइल टू क्यू सबसे पहले क्या करेगा कि फाइल को रीड मोड में खोलेगा और एंड ऑफ फाइल तक का लूप लगेगा, और लूप में एक कंडीशन और भी लगी होगी एंड ऑफ फाइल की भी और ऐड टू क्यू की रिटर्न वैल्यू की भी। जैसे ही ऐड टू क्यू जो है आपको
रिटर्न कर देगा फॉल्स, तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो है फाइल क्यू फुल हो गई है। तो क्या किया जाएगा, आपका प्रोसीजर एंड कर दिया जाएगा। और इन द लूप आप लाइन बाय लाइन फाइल को रीड करेंगे और वो स्ट्रिंग जो है ऐड टू क्यू को एज अ पैरामीटर पास कर दिया जाएगा ताकि वो फाइल में वो क्यू में ऐड हो जाए। इस चीज़ को मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि ओपन द टेक्स्ट फाइल इन रीड मोड। फाइल को ओपन किया हमने रीड मोड में और आपके पास क्या होगा, लूप इज सेट, या इधर कह लें कंडीशनल लूप is set until EOF and until add to queue function returns false। यानी आपके पास वो लूप लगा होगा, उसकी दो कंडीशन होगी, एंड ऑफ फाइल की, और जब तक कि ऐड टू क्यू की रिटर्न वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपके पास लूप चलता रहेगा। और लूप जो है, इन द लूप a line is read from the text file the line is then passed to the add to queue as parameter। और जो है कि कहते हैं add to queue stores the line in queue। ये आपके पास आंसर है, बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ये इजीली 5 मार्क्स आपको स्कोर करवा देगा, क्योंकि फंक्शनिंग इसकी इतनी ईजी है कि आप फाइल को रीड मोड में खोलोगे और आपके पास दो लूप्स लगेंगे, एंड ऑफ फाइल तक का भी लूप लगेगा, प्लस आपके पास लूप लगेगा एड टू क्यू फंक्शन जब तक रिटर्न नहीं फॉल्स, वो फॉल्स रिटर्न नहीं कर देता। तो लूप में क्या होगा कि आपके पास लाइन रीड की जाएगी और वो पास कर दी जाएगी ऐड टू क्यू को, ताकि वो ऐड टू क्यू जो है उसको जाके क्यू में स्टोर कर दे। और बस ये आपके पास इस पर किसी को कोई सवाल हो? अच्छा, इस पे बेसिकली क्या हो रहा है कि वो उससे कहा है आपको कि ऐड टू क्यू फंक्शन है और एक आपके पास फाइल टू क्यू फंक्शन है। फाइल टू क्यू फंक्शन जो है वो फाइल की लाइंस को रीड करके वहाँ पे स्टोर कर रहे, तो इसकी आपने यहाँ पर एल्गोरिथम बताना है। तो आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले आप टेक्स्ट फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, कंडीशनल लूप लगेगा दो कंडीशंस के साथ, रिपीट अंटिल ईओएफ और ऐड टू क्यू जो है आपको, या ऐड टू क्यू रिटर्न फॉल्स। तो जब आपके पास ये दोनों चीज़ों में से कोई एक कंडीशन में ट्रू होगी तो कोड आपका रुक जाएगा, या तो फाइल का एंड आ जाए या ऐड टू क्यू रिटर्न फॉल्स कर दे। फॉल्स रिटर्न करने का क्या मतलब है कि आपके पास क्यू फुल हो गई हुई है। और लूप के अंदर क्या होगा कि आपके पास एक लाइन रीड की जाएगी, एक आइट्रेशन में एक लाइन रीड होगी टेक्स्ट फाइल में से, और वो पैरामीटर के तौर पे पास हो जाएगी ऐड टू क्यू को, और ऐड टू क्यू जाकर उसको क्यू में स्टोर कर देगा उस लाइन को। मैं बताता हूँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि द डिजाइन ऑफ द क्यू इज कंप्लीटेड एंड नंबर ऑफ लोकेशंस इज इंक्रीज्ड। क्यू का साइज बढ़ा दिया गया है। कह रहा है आपके पास एक फंक्शन है ऐड टू क्यू का जो लिखा गया है, ये लेता है स्ट्रिंग को एज अ पैरामीटर एंड एड्स इट टू द क्यू, और इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन इफ द स्ट्रिंग वाज एडेड सक्सेसफुली। वो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू अगर वो जो है आपके पास स्ट्रिंग सक्सेसफुली ऐड हो गया है इसके अंदर। और प्रोसीजर फाइल टू क्यू एक और प्रोसीजर है जो कि आपके पास हर लाइन को ऐड करेगा फ्रॉम द फाइल टू द क्यू। अच्छा, फाइल से क्यू में किस तरह से ऐड किया जाएगा, ऐड टू क्यू फंक्शन यूज करके। दिस प्रोसीजर विल एंड, ये प्रोसीजर एंड करता है जब आपके पास तमाम लाइंस रीड कर दी जाए या जब आपके पास क्यू फुल हो जाए। तो हमने फाइल टू क्यू एक्सप्लेन करना था, फाइल टू क्यू जो है बेसिकली ऐड टू क्यू को साथ साथ यूज कर रहा है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन, समझ आ गया? जी, ऐड टू क्यू फंक्शन जो है उस लाइन को लेगा जो आपने लाइन रीड की है और उसको उठाकर जो है टेक्स्ट फाइल में वो क्यू के अंदर ऐड कर देगा।
टेक्स्ट फाइल से लाइन को लिया और उससे जाके डाल दिया क्यू के अंदर। तब तक डालता रहेगा जब तक कि आपके पास क्यू फुल नहीं हो जाती। जब क्यू फुल हो जाएगी तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा आपको। फॉल्स रिटर्न करने के ऊपर जो है आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और प्रोसीजर एंड हो जाएगा। अच्छा, द फंक्शन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द फंक्शन। कितने क्वेश्चन है इसमें? आई गेस 8 क्वेश्चन होने हैं इसमें। अच्छा चलो, छोटा ही पेपर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, सूडो कोड ज़्यादा दिए इसने इनका। The function getNum will take two parameters, a string and a character, count the number of times a character occurs in the string, return the count. Any comparison between characters need to be case sensitive. For example, A and A are not identical. A and A are not identical. तो सिंपल हमने क्या करना है, कैरेक्टर्स काउंट करने हैं। अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर हमने काउंट करनी है। क्या होगा, आपको दो पैरामीटर्स गिवन होंगे, एक स्ट्रिंग गिवन होगा, एक कैरेक्टर गिवन होगा। फॉर एग्जांपल आपको ए गिवन है किसी स्ट्रिंग के लिए, आपने काउंट करना है कि ये ए जो है कितनी दफ़ा कर रहा है, और फिर वो काउंट आपने रिटर्न कर देना है। ये बात याद रहेगी, आपके पास केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए को डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। 6 मार्क्स इतने बेसिक से सवाल के लिए इसने दिए आपको। तो इधर आ जाएगा आपके पास फंक्शन गेट नम, और पैरामीटर में ये दो चीज़ें ले रहे हैं आपसे। ये एक ले रहा है आपके पास दिस str विच इज स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे ले लेगा आपसे दिस करेक्टर which is character, and it returns integer। काउंट रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इस इंटीजर है आपके पास। उसके बाद जो है हमारे पास काउंट को सबसे पहले सेट कर दिया जाएगा 0 पर। याद रहे कि आप लोगों ने वेरिएबल्स हमेशा डिक्लेयर करने होते हैं, मैं सिर्फ ऐसे नहीं करता डिक्लेयर, ताकि ज़रा जल्दी कवर हो जाए। आपने हमेशा करने हैं। उसके बाद आ जाएगा आपके पास फॉर इंडेक्स 1 to लेंथ ऑफ दिस str। उसके बाद हम इसमें से एक करेक्टर उठाएंगे। करेक्टर उठाने का आपके पास क्या कोड होता है, मैंने हमेशा बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपके पास करेक्टर उठाने के लिए ये कोड होता है मिड दिस str इंडेक्स 1। इससे आप जो है एक करेक्टर पिक कर सकते हैं। उसके लिए याद रखिए ये इंडेक्स जो है लूप में लगी हुई है इस तरह से। तो ये जब आप करते हैं तो एक करेक्टर बाय करेक्टर आप पूरे स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं। इसको कंपेयर करेंगे कि अगर ये दिस करेक्टर की इक्वल है, अगर तो ये दिस करेक्टर की इक्वल है, देन हम क्या करेंगे, देन हम जो है हमारा आ जाएगा काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, और यहाँ पर हो जाएगा एंड इफ। उसके बाद जो है आपके पास आ जाएगी यहाँ पर नेक्स्ट इंडेक्स। उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे काउंट। उसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन को एंड कर देंगे। कोई सवाल किसी का इसमें? ये पेपर जी 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 बिल्कुल, बस इतना ही काम था। मुझे ये लग रहा है कि मैंने जी, केस सेंसिटिव बेसिकली होता है ये कि आपके पास ये और ये इक्वल नहीं है। उससे ये बात बताइए ना कि आपने सेम केस नहीं करना। जो नेचुरल कंपैरिजन होता है ना वो केस सेंसिटिव ही होता है। अगर आप ये करते हैं ना, ए को कंपेयर करना चाहेंगे ए के साथ, इफ़ यू जस्ट ट्राई दिस थिंग, तो ये फॉल्स है। ये दोनों सेम नहीं है, बिकॉज जो स्टैंडर्ड कंपैरिजन हो रहा होता है वो केस सेंसिटिव ही होता है। उसे सिर्फ आपको ये बात बताइए कि आपने केस सेम नहीं कर देना यहाँ पर। कि वो अक्सर हम करते हैं ना, टू लोअर या टू अपर लगा देते हैं दोनों साइड से, वो आपने नहीं करना। केस डिफरेंट ही कंसिडर हो रहे हैं यहाँ पर। इसमें वैसे एक बात है, वो ये है कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन ये मेरे टॉपिकल्स में क्वेश्चन नहीं है, ना ये वाला है ना ये वाला है। लेट्स सी, बाद में चेक करेंगे। ये तो
ये भी नहीं है। इंटरेस्टिंग, पेपर तो नहीं मिस हो गया मुझसे? ये तो है क्वेश्चन, ये मुझे अच्छी तरह से पता है ये क्वेश्चन है। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द प्रोग्रामर हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग सूडोकोड टू आउटपुट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 टू 10। आपके पास यहाँ पे कोड लिखा गया है जो कि आपके पास स्क्वायर रूट आउटपुट करेगा 1 से लेकर 10 तक का। लाइन नंबर आर फॉर रेफरेंस ओनली। यहाँ पर आपको गिवन है रिपीट कॉल स्क्वायर रूट नम, नम को प्लस कर रहा है 1.0 अंटिल नम इज ग्रेटर देन 10। प्रोसीजर्स आपको स्क्वायर रूट का भी गिवन है यहाँ पर कि स्क्वायर रूट किस से डिस्प्ले स्क्वायर रूट का, और ये बेसिकली इसको आउटपुट कर रहा है। अजीब सा कोड लिखा हुआ है। The pseudocode is correctly converted into program code. Function square root is a library function and contains no error. आपके पास sqrt फंक्शन जो कि स्क्वायर रूट है, वो आपके पास कोई इसमें एरर नहीं है। The program code compiles without errors, but the program gives unexpected results. These are caused by a design error. Explain why the program gives unexpected results. आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हाँ, कि वो ये कह रहा है कि आपको वैसे कोई एरर नहीं है इसमें नजर आ रही, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है इसके अंदर, और स्क्वायर रूट फंक्शन भी ठीक से तरह से काम कर रहा है, एसक्यूआरटी फंक्शन जो आपका है। लेकिन इसमें बात ये है कि आपका जो फंक्शन है, ये जो कोड है आपका, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रहा है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके पास क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपके पास इस कोड के अंदर यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू बाय रेफरेंस कॉल की जा रही है। जब आपके पास ये वैल्यू बाय रेफरेंस आ रही है तो इससे पता है क्या हो रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको पास किया जाता है, सबसे पहले 10 दिया जाता है, चलो यहाँ पे नंबर 1 पास किया, ठीक है, आउटपुट दिस नम आउटपुट हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ दिस नम लिया गया, 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही होता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये दिस नम क्योंकि बाय रेफरेंस था तो ये वापस से यहाँ पर 1 आ गया, और ये लूप इसी वैल्यू को अब आइटरेट किए जा रहा है। ये नम जो पास हुआ है, ये जो पहला नंबर पास हुआ था, ये उसी को आइटरेट करता चला जाएगा। आपके पास क्योंकि बाय रेफरेंस में अपडेटेड वैल्यू विद इन द फंक्शन यहाँ पर बाहर अपडेट होती है, इस वजह से आपके पास जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जो आपने पैरामीटर पास किया था वो बाय रेफरेंस पास हुआ, उसको बाय वैल्यू पास करना था। क्योंकि जब आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन, सॉरी डिस्प्ले स्क्वायर रूट, उस वैल्यू को मॉडिफाई करता है तो नेक्स्ट टाइम पैरामीटर के अंदर वही मॉडिफाइड वैल्यू आती है। इससे क्या मतलब है कि आपके पास बेसिकली जब ये वैल्यू आपने यहाँ पे पास की तो बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगली दफ़ा ये दिस नम वैल्यू यही पैरामीटर में दोबारा आएगी बाय रेफरेंस के केस में, फिर ये इधर आएगी और ये वाली अपडेटेड दोबारा जा रही होगी। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप बेसिकली स्क्वायर रूट वैल्यू का ही स्क्वायर रूट लेते चले जा रहे हैं, तो अंदर कोई भी वैल्यू हो या 1 की बजाय एक्स कोई भी वैल्यू लेते हैं। तो ये बेसिकली ये हो रहा है जिस वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कि पैरामीटर हैज़ बीन पास्ड बाय रेफरेंस, पैरामीटर टू डिस्प्ले स्क्वायर रूट, जो डिस्प्ले SQRT फंक्शन है आपके पास, is passed by reference and not by value। उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि जब आपके पास when the value of वेरिएबल का क्या नाम था, this num, when the value of this num is modified in the function है, प्रोसीजर है, when it is modified in the procedure, the modified value is now taken as the new parameter। ये बेसिकली आपके पास बाय रेफरेंस बीच में लिखने की वजह से जो है आपके पास अकर हुई थी। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो?
जी जी। देखो आपके पास क्या होता है, मैंने आपके पास एक वेरिएबल मौजूद है यहाँ पर। एक प्रोसीजर है हमारे पास, प्रोसीजर ऐड अंडरस्कोर वन, और पैरामीटर में ले लेता है आपके पास नम विच इज इंटीजर। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपके पास नम को कर देगा नम प्लस वन एंड प्रोसीजर। उसके बाद आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हो एक्स का और इसको वैल्यू साइन कर देते हो वन की। ठीक है, उसके बाद आप इस पर कॉल करते हो ऐड वन एक्स, और उसके बाद आप लिखते हो आउटपुट एक्स। जब आपने ये किया तो अभी ये जो है ना, ये बाय वैल्यू पास हुआ है, ये भी आया हुआ है बाय वैल्यू। आपको पता है स्क्रीन के ऊपर आपके पास अभी भी एक्स की वैल्यू वन ही आएगी, आउटपुट एक्स के केस में अभी भी वैल्यू वन ही रहेगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने इधर तो कोई आउटपुट किया नहीं था। ये नम जो वेरिएबल है, ये नम जो वेरिएबल है, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली एक्स की वैल्यू की कॉपी, एक्स की जो वैल्यू थी उसकी बाय वैल्यू आया ना, तो उसकी वैल्यू बेसिकली ये जो वन थी, ये सिर्फ जो है आपके पास यहाँ पर पैरामीटर में आई है, एक्स नहीं आया पैरामीटर में, बेसिकली उसकी जो स्टोर्ड वैल्यू थी वो आई है। अच्छा, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ बाय रेफरेंस से, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके पास बाय रेफ जी, जी ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना कि वैल्यू आई है उसकी, वो वेरिएबल खुद नहीं आया, उसकी वैल्यू आई है। तो आप देख सकते हो जब हम वेरिएबल खुद से नहीं आया। मैं समझाने लगा ना, बाय रेफरेंस का फ़र्क आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर बाय रेफरेंस डालूंगा, मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको बाय रेफ, सॉरी, बाय रेफ नम इंटीजर ले आता हूँ मैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब जब यहाँ पर ये वैल्यू डाली गई तो x की एक कॉपी यहाँ पर मूव करेगी, खुद से है x की, जिसकी वजह से अब आपको पता है जब आप ये आउटपुट करोगे तो आउटपुट में आपको टू मिलेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर x खुद से आया इस फंक्शन में, यहाँ पर उसकी वैल्यू अपडेट होकर टू आई, और ये वापस जाकर एक्स में स्टोर हो गई। तो अब जब आपने एक्स को आउटपुट किया तो एक्स की अपडेटेड वैल्यू टू आउटपुट होगी वन में। बाय वैल्यू जब आप कर रहे थे तो उसकी वैल्यू की कॉपी जा रही थी वहां पर, बाय रेफरेंस में वो वेरिएबल खुद से जा रहा था उस फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर अपडेट होने के लिए। ये फर्क है। इधर आपके पास जो है ये वैल्यू, मतलब बाय वैल्यू का मतलब ये कि वैल्यू की कॉपी बनकर गई है, वहां पर बाय रेफरेंस में उस एक्चुअल वेरिएबल को रेफर किया गया है ताकि उसकी वैल्यू अपडेट की जा सके। जी जी, बाय रेफरेंस में हो जाएगी, बाय वैल्यू में नहीं होगी। एक ग्लोबल वेरिएबल की, एक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है एक प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर अगर अपडेट करनी है तो उसके लिए आपको जो है उसको बाय रेफरेंस कॉल करना पड़ेगा। और किसी को कोई सवाल इसमें? जी, इसका कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में या पास पेपर्स में से है तो मुझे दिखा देना, उससे मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा कि किस तरह से आपको अंदाज़ा होगा। यूजुअली एक प्रोसीजर की वैल्यू जब आगे फॉरवर्ड की जा रही होती है अगले को, और कोई ग्लोबल वेरिएबल अपडेट होना होता है उसके अंदर, तो मैं बताया कि ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट करने के लिए जो है प्रोसीजर के थ्रू, तो उसमें बाय रेफ इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जब आपके पास कोई ग्लोबल वैल्यू, ये देखो ना, ये ग्लोबल है आपके पास, ये दिस इज आउटसाइड द प्रोसीजर, जैसे बाहर है, तो इसको अपडेट करने के लिए जो है आपके पास बाय रेफ यूज़ किया जा रहा है। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इस तरह से चीज़ फील हुई भी है तो आप मुझे दिखा देना, मैं उसमें बता दूंगा कि बाय रेफ किस तरह से आइडेंटिफाई हुआ था। वो मेरे ख्याल से वो जो मॉक एग्जाम आपने दिया था उसमें भी था, तो उसमें से समझा दूंगा आपको। हाँ,
उसमें समझा दूंगा मैं बायरेफ का क्या था। उसके बाद आपका एक्सप्लेन व्हाई द कंपाइलर डज नॉट आइडेंटिफाई दिस एरर। ये जो एरर हुई है ये कंपाइलर ने आइडेंटिफाई क्यों नहीं की? कंपाइलर ने इसमें से इसलिए आइडेंटिफाई की क्योंकि कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स एरर से आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि सिंटेक्स में कोई एरर नहीं थी, इस वजह से आपके पास देयर आर नो सिंटेक्स एरर्स। इस वजह से आपके पास जो है कंपाइलर ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। आपके पास जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है वो सिर्फ सिंटेक्स एरर्स आइडेंटिफाई करता है। आपके पास जो लॉजिक एरर्स बनती हैं, ये आपके पास ये रन टाइम एरर्स बनती हैं। रन टाइम एरर्स ये जो है आपके पास ड्यूरिंग कंपाइलेशन नहीं आ रही होती, ये आपके पास रन टाइम में आएगी। और ये आपके पास लॉजिक की एरर है जिसके अंदर के आपका इंटेंडेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स आएंगे लेकिन वैसे नहीं आएंगे जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिंटेक्स एरर वो वाली होती है जो कि बेसिकली आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके ऊपर कोई भी रिजल्ट्स जनरेट नहीं होते क्योंकि आपने ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज फॉलो नहीं की होती। डिस्क्राइब हाउ टिपिकल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई दिस एरर। आपके पास एक आईडीई किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी? आईडीई में सबसे पहले जो है आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंगल स्टेपिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पे वॉच विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप वेरिएबल्स को वॉच कर सकें। तो इन तीनों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने के 3 नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहले आप ये करेंगे कि यहाँ पे सेट अ ब्रेक पॉइंट। टू स्टॉप द प्रोग्राम एट अ सर्टेन लाइन। उसके बाद आप आ जाएगा स्टेप थ्रू द प्रोग्राम यूजिंग सिंगल स्टेपिंग। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, यूज़ अ वॉच विंडो यूज़ अ वॉच विंडो टू चेक updated values of all the variables। ये आपके पास 3 टिपिकल आईडीई फीचर्स हैं जो कि एरर्स आइडेंटिफाई करने में डिबगिंग के अंदर जो है यूज होते हैं, वो एक्सप्लेन करने थे आपने यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं द सूडो कोड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम कोड एज पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोग्राम। ड्यूरिंग कंपाइलेशन अ complex statement generates an error. The programmer does not want to delete the complex statement but wants to change the statement so that it is ignored by the compiler. State how this may be achieved। कि आपके पास स्टेटमेंट इग्नोर करने के लिए क्या किया जाता है कि आपके पास उस स्टेटमेंट को आप एक कमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हो जिसके थ्रू कि वो इग्नोर हो जाती है। चेंज द स्टेटमेंट इनटू, एक सेकंड जी, उस पर कोई एरर होगी ना, उस पर कोई लॉजिक एरर हो, उससे वो रन टाइम पे एरर प्रोड्यूस करी हो कोई, इस वजह से। और उससे क्या है कि आपने इसको डिलीट नहीं करना, डू नॉट वांट टू डिलीट द कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बट वांट टू चेंज द स्टेटमेंट सो इट कैन बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ये चीज़ जो है जब आप ज़्यादा पेपर 4 पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आप ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस करोगे कि जब हम पार्ट ऑफ कोड चेक कर रहे होते हैं ना, तो क्योंकि आपके पास डिबगिंग के ये वाले फीचर्स ऑफ हुए होते हैं जो इसमें गिवन है, आप इनके थ्रू डिबग नहीं कर सकते हो कोड को अपना। तो अब हमें जो है ना मैनुअली करना पड़ता है डिबग। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आपके पास जो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लिखी हुई होती है ना, स्टूडेंट उसको रेज नहीं करता, बल्कि हम उसे कमेंट पे कन्वर्ट करके हटा वक्ती तौर पर रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल वैल्यू डाल देते हैं ताकि हम ये बात चेक कर सकें कि बाकी सारा कोड ठीक तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। अगर बाकी तरह से ठीक तरह रिस्पॉन्ड करे तो इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट गलत थी, वरना वो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट ठीक थी, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ गया? अच्छा, और जो बाकी हैं उनको भी समझ आ गया? ओके। उसके बाद आपको क्वेश्चन गिवन है द प्रोसीजर स्क्वायर will take an integer value in the range of 1 to 9 as a parameter and output a square number।
आपके पास एक प्रोसीजर स्क्वायर है जो कि आपसे एक लेता है इंटीजर वैल्यू 1 से 9 तक, और एक स्क्वायर नंबर स्क्वायर आपको रिटर्न करता है। द बाउंड्री ऑफ द नंबर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ द करेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर वैल्यू। जो पैरामीटर वैल्यू आपके पास आई है वो उसके बाउंड्री जो है उसकी बनी हुई होगी, और बाकी सारा जो है वो ये एस्टरिस्क करेक्टर जो होता है, ये स्टार होता है बेसिकली, इसके थ्रू फिल हुई हुई होगी। जिस तरह से उसके एग्जांपल दी हुई कि 1 के केस में आपके पास खाली 1 लिखा हुआ है कि 2 के केस में दो विड्थ है 2 हाइट है, 3 के केस में 3 विड्थ है 3 हाइट है, 4 के केस में 4 विड्थ है 4 हाइट, और बीच में जो फिल है सारा का सारा वो स्टार्स का है। इसी तरह से 9 के केस में आपके पास 9 विड्थ है 9 हाइट है, और बाकी सारे अंदर ये फिल हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि द pseudocode output command starts each output on a new line. For example, the following 3 output statements would result as shown: output hello, output ginger, output cat, इस तरह से। यानी कि जब आप 3 आउटपुट स्टेटमेंट लिखोगे तो 3 सेपरेट लाइंस पे आउटपुट हो रही होंगी। तो अब हमने यहाँ पर pseudocode लिखना है जिसके अंदर कि पैरामीटर वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमने जो है बेसिकली ये पैटर्न क्रिएट करने हैं। अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि पैटर्न क्रिएट करने के लिए आपके पास कोई भी तरह का सवाल हो, पैटर्न की बात नहीं है, कोई भी तरह का सवाल हो तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो इन वैल्यूज होती हैं इनके ऊपर आपने दोबारा ट्राई करना होता है कि कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा इधर इसका हेडर प्रोसीजर स्क्वायर का। पूरे पेज पे हाँ, प्रोसीजर स्क्वायर पैरामीटर में ले रहा था आपके पास सिर्फ जो है कि कितने हैं, एक जिसकी बाउंड्री बनाने वाला इंटीजर है, इसका नाम हम रख लेते हैं दिस इंटीजर विच इज एन इंटीजर। रिटर्न कुछ नहीं करेगा क्योंकि प्रोसीजर है। उसके बाद अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी लाइन है, द फर्स्ट लाइन जो है आपके पास ये तो सारी की सारी उसी करेक्टर से बनी हुई है ना, और रिपीट कितनी दफ़ा हो रही है, इतनी दफ़ा। यही करेक्टर जो है आउटपुट होना है इतनी ही दफ़ा जितनी दफ़ा ये नंबर है आपके पास। तो क्या किया जाएगा आपके पास कि हम यहाँ पे बना लेते हैं अपने पास वेरिएबल लाइन ए के नाम से, और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं एक ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ। लाइन ए हमारा एक है और इसके अंदर हम काउंट लगाएंगे फॉर काउंट 1 to दिस इंट। और अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर वो स्ट्रिंग बिल्ड करना शुरू करेंगे। स्ट्रिंग बिल्ड करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी कि हम यहाँ पर दिस करेक्टर वेरिएबल बना लें, और दिस करेक्टर वेरिएबल को हम असाइन कर लेंगे num to str दिस इंट। अगर मैं आपको इंसर्ट फंक्शंस दिखाऊं तो num to str सिंगल न्यूमेरिक स्ट्रिंग को करेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि num to str जो है यहाँ पे करेक्टर भी रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन है जी? अच्छा अच्छा, फॉर काउंट 1 to दिस इंट लगाया, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर जो लाइन ए वेरिएबल था हमारा, लाइन ए वेरिएबल जो था इसको हम असाइन करेंगे यहाँ पर लाइन ए, और इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे विद दिस करेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट काउंट। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इसके थ्रू जो है ये जो लाइन ए वेरिएबल बना है, ये लाइन और ये लाइन, या ये लाइन हो या ये लाइन हो या ये हो या ये हो, फॉर एवरी केस ये लाइन तो उसी तरह से फॉर्मेट हो जाएगी। हमने ये वाला जैसा जो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन होगी हमारे स्क्वायर की वो हमने फॉर्म कर ली है। जब हमने ये फॉर्म कर ली है तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोड्यूस करने हैं ये पैटर्न, इस तरह की लाइन प्रोड्यूस करनी है। अच्छा, इस तरह की लाइन हमने किस तरह से प्रोड्यूस करनी होगी, आपको नजर आ रहा होगा कि जितने भी हैं पैटर्न्स इस वैल्यू के अंदर से -2 करें तो उतने स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें से भी हमने -2 किया तो आपके पास कितना बन गया 7 यहाँ पर मौजूद है।
इधर से भी हमने इसमें से -2 किया तो आपके पास 1 बच जाता है, उतने स्टार मौजूद हैं। यहाँ पर था हमने -2 किया तो आपके पास 0 है, यहाँ पे 0। इसमें से -2 किया तो इधर कोई वैल्यू नहीं बनती, उतने स्टार यहाँ पर आएंगे ही नहीं। तो अब हमने जो है ये वाला हिस्सा फॉर्म करना है ऑफ द लाइन, कि जिसके अंदर के हमारे पास इस तरह की लाइन बन जाए। तो हम इसको कह लेते हैं हमारे पास ये लाइन बी है, लेट्स कॉल इट लाइन बी। और लाइन बी जो है हमारे पास अभी इसके अंदर क्या है, लाइन बी जो है अभी हमारे पास ब्लैंक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें लूप लगाया जाएगा दिस इंट -2 का, फॉर काउंट 1 टू दिस इंट -2, इसका लगाया। और सेम इसी तरह से अब हम इसके अंदर वो एस्ट्रिस्क करेक्टर कॉन्केटिनेट करेंगे। लाइन बी एंड ये आ गया आपके पास नेक्स्ट काउंट। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास अभी जो है यहाँ पर ये जो इतना वाला पार्ट था इसका, ये वाला हिस्सा जो है ना आपके पास तैयार हो गया। अब इसके आगे और पीछे ये नंबर कॉन्केटिनेट कर लेते हैं। आगे पीछे नंबर कॉन्केटिनेट करने के लिए हम यहाँ पर एक दफ़ा लेफ्ट साइड पे कॉन्केटिनेट करेंगे, एक दफ़ा राइट साइड पर। तो सिंपल तरीका क्या होगा कि लाइन बी को अपडेट किया जाएगा, लाइन बी को यहाँ पे करेंगे हम करेक्टर क्या था आपके पास, हाँ दिस करेक्टर एंड लाइन बी एंड दिस करेक्टर। इससे क्या हुआ कि इसकी जो है लेंथ भी ठीक हो गई, प्लस आपके पास ये जो साइड वाले दोनों करेक्टर थे ये भी आ गए। आपके पास लाइन ए और लाइन बी बन गई है। अब ये पैटर्न कैसे से आउटपुट होना है, ये पैटर्न आपके पास इस तरह से आउटपुट होना है कि पहले तो आप आउटपुट करेंगे लाइन ए को। लाइन ए कौन सी वाली लाइन थी, लाइन ए वो वाली लाइन है जो फर्स्ट और लास्ट लाइन थी आपकी। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो लाइन ए थी हम उसको आउटपुट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगी आपके पास आउटपुट लाइन ए। उसके बाद आपके पास एक लूप लगेगा कि इफ, सॉरी पहले इफ कंडीशन लगेगी कि इफ दिस इंट इज नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि 1 के अंदर पे तो सिर्फ लाइन ए आउटपुट करके खत्म करते हैं ना हमने काम। अगर दिस इंट 1 की इक्वल नहीं है देन हमने जो है क्या करना है, देन हम यहाँ पर लूप लगाएंगे फॉर काउंट 1 टू दिस इंट -2 तक। और फिर जितनी भी आइट्रेशन आपके पास बन रही होंगी उतनी आइट्रेशन के अंदर जो है हम यहाँ पर लाइन बी को आउटपुट करेंगे, आउटपुट लाइन बी नेक्स्ट काउंट। और जब ये आउटपुट हो जाएगी तो उसके बाद जो है हम एक दफ़ा और यहाँ पर आउटपुट करवाएंगे लाइन ए को। उसके बाद यहाँ पर जो है कि कितने आपके पास एंड एफ हो जाएगा और आपके पास उसके बाद जो है यहाँ पर फंक्शन भी एंड हो जाएगा, सॉरी प्रोसीजर। तो आपके पास ये कोड बनता है टोटल। इसमें मैं दोबारा समझा देता हूँ, मैं सारा समझा देता हूँ दोबारा, मुझे पता समझ नहीं आया होगा अभी। आपके पास पैटर्न फॉर्म होना था इस तरह का। हम थोड़े छोटे पैटर्न पे काम कर लेते हैं दोनों, या तो बहुत छोटा पैटर्न दिया है बहुत बड़ा, हम कोई मुनासिब से पैटर्न देख लेते हैं। हम 5 के पैटर्न की बार बात करते हैं। देखो आपके पास 5 के पैटर्न अगर बने हुए हो इस तरह से, और ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 एंड ये 5, ये आपके पास स्टार 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 एंड स्टार स्टार स्टार। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो है अपने पास लाइन ए फॉर्म की। लाइन ए आपके पास क्या है, ये बेसिकली इसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन है जिसको हमने लाइन ए का है, ठीक है, जिसके अंदर के बेसिकली आपके पास यही करेक्टर जो है उतनी दफ़ा रिपीट हो रहा है जो उसका नंबर है। लाइक 5 है तो 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 है तो 4 दफ़ा, 3 है तो 3 दफ़ा। हमने लाइन ए फॉर्म कर ली। उसके बाद हमने यहाँ पर आउटपुट करनी थी ये लाइन्स, ये वाली लाइन्स फॉर्म करनी थी। इनमें से लाइन को देखो, ये लाइन किस तरह से बनी हुई है, आपको नजर आ रहा होगा इस पर कितने स्टार हैं, दिस इंट -2 के, यानी कि 5 -2 जितने स्टार हैं इसके अंदर।
तो 5 क्या था, ये दिस इंट था, यानी कि टोटल 3 स्टार्स थे। तो लाइन बी हमने किस तरह से फॉर्म की, दिस इंट -2 करके, दिस इंट -2 करके हमने लाइन बी फॉर्म की, जिसके अंदर के हमने इसके अंदर स्टार्स कॉन्केटिनेट किए और उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दिस करेक्टर कॉन्केटिनेट कर लिया। आया कि इस केस में हमारे पास यहाँ पर लाइन बी के अंदर 5 स्टार 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 5 वाली लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पर स्टार स्टार रही हुई थी सिर्फ, और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर लाइन बन गई। अब जब हमारे पास ये लाइन बन गई है और यहाँ पर लाइन ए के अंदर हमारे पास ये लाइन बनी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वो लाइन आउटपुट कर दी, लाइन ए, फर्स्ट लाइन जो आउटपुट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने लगाया लूप, इफ दिस लाइन इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर 1 है तो दोबारा सिर्फ लाइन ए ही आउटपुट करनी थी ना, अगर 1 की इक्वल नहीं है दिस इंट, तो हमने लूप लगाया फॉर काउंट 1 टू दिस इंट -2, क्योंकि दिस इंट -2 है ना, कितने टोटल, ये 3 दफ़ा आ रहे हैं, एक तो ये निकल गया और एक लास्ट लाइन निकल गई, तो 3 लाइन थी, 3 दफ़ा आउटपुट होने थे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लाइन बी का आउटपुट करवाया, तो उसके बाद 3 दफ़ा ये वाली लाइन आउटपुट हो जाएगी, पहले ये लाइन आउटपुट हुई, फिर 3 दफ़ा ये वाली लाइन आउटपुट हुई, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे लाइन ए का आउटपुट करा दिया गया, तो ये लाइन एक दफ़ा और आउटपुट हो गई। ये पैटर्न आपके पास फॉर्म हो गया। कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? कोड देखो आपके पास किस तरह से बन रहा है। दिस इंट जो है आपके पास वो नंबर है, जो ये वाला नंबर है, बेसिकली 5 नंबर है दिस इंट में। 1 से लेकर 5 तक लूप लगाया गया और यहाँ पे दिस करेक्टर कॉन्केटिनेट कर दिया गया। दिस करेक्टर किस तरह से, दिस करेक्टर बेसिकली इसी नंबर को हमने करेक्टर फॉर्म में बनाया हुआ है, इसी नंबर की करेक्टर फॉर्म बनाई हुई है। तो हमारे पास इस तरह से लाइन बन गई है, ठीक है। लाइन बी में क्या केस था कि हमें ये बात नजर आ रही थी कि ये जो आपके पास ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, दिस अंदर वाला पार्ट इज द टोटल वैल्यू -2। इधर भी देखो ना, 4 -2 स्टार्स हैं, 3 -2 स्टार्स हैं, 2 -2 स्टार्स हैं, 9 -2 स्टार्स हैं। इसी तरह से हमारे पास 5 -2 स्टार्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि 3 स्टार्स हैं इसमें, वो हमने आउटपुट कर दिया। लाइन ए और लाइन बी बन गई। फर्स्ट और लास्ट लाइन क्या है, फर्स्ट और लास्ट लाइन बेसिकली आपके पास लाइन ए है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन इज लाइन ए, एंड लाइन बी, लाइन बी कितनी दफ़ा अकर हो रही होगी, लाइन बी बेसिकली यहाँ पर हमें नजर आ रहा है अगेन वही दिस इंट -2 टाइम्स अकर हो रही है, दिस इंट -2 टाइम्स अकर हो रही है। तो हमने यहाँ पे दिस इंट -2 करके यहाँ पे आउटपुट भी करा दी। इस चीज़ को आप किसी भी वैल्यू के ऊपर चेक कर लें, ये चीज़ काम कर रही होगी, 1 से लेकर 9 तक किसी के ऊपर भी कोड काम करेगा। समझ आ गया कोड? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। A computer system for a shop stores information about each customer. The items for information include name and address for both postal and email together with payment details and order history. एक कंप्यूटर सिस्टम है शॉप का जो कि आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अबाउट ईच कस्टमर, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूडेड है आपके पास नेम एंड एड्रेस, पोस्टल एड्रेस भी और ईमेल एड्रेस भी, पेमेंट डिटेल्स भी और ऑर्डर हिस्ट्री भी। द सिस्टम स्टोर्स द प्रोडक्ट कैटेगरीज दे आर इंटरेस्टेड इन एंड हाउ दे वुड लाइक टू बी कॉन्टेक्टेड, और वो ये स्टोर कर रहे होते हैं कि उनको कौन सी प्रेफरेंस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी उनकी। The shop wants to add a program module that will generate emails to be sent to customers who may be interested in receiving details of new products. आपके पास यहाँ पे शॉप जो है वो क्या कहते हैं, एक सिस्टम उसमें मॉड्यूल ऐड किया जाएगा जो कि जनरेट करेगी एक ईमेल जो कि कस्टमर्स को भेजी जाएगी, जो कि आपके पास इंटरेस्टेड हैं रिसीविंग डिटेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, कि नए प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बारे में डिटेल्स में। 8 सवाल होते हैं, 9 सवाल भी होते हैं। अगेन मैं आपको बता दूँ कोई काउंटेड नहीं है, लेकिन पेपर 2 में 7 से 8 सवाल होते हैं, वेर एज इन पेपर 1 11 सवाल तक आपको आ सकते हैं, 12 भी आए हैं वैसे एक दफ़ा। अब वो पार्ट स्मॉल हो जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि टोटल तो 75 मार्क्स ही होंगे ना, और आपके पास जो टाइम है वो ये गिवन है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें कह रहा है कि आपने यहाँ पर तो सवाल भरवा दिया तुमने, स्टेट 3 आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द न्यू मॉड्यूल वुड नीड, जस्टिफाई योर चॉइस इन ईच केस। वही कह रहे हैं कि आपने 3 आइटम इंफॉर्मेशन बतानी है जो कि इस प्रोग्राम को चाहिए होंगी, ताकि आप जो हैं यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन भेज सकें, मैसेज भेज सकें, और आपको इसकी जस्टिफिकेशन दे दें। सबसे पहले जो है आपके पास क्या चीज़ चाहिए होगी, आपको ईमेल चाहिए होगी, क्योंकि ईमेल जनरेट करनी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द ईमेल एड्रेस,
उसके बाद ईमेल एड्रेस के अंदर क्या पर्पज़ है, इसका वजह ये है कि ताकि आपके पास ईमेल कैन बी डिलीवर्ड करेक्टली, ईमेल कैन बी डिलीवर्ड करेक्टली। दूसरा आइटम इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए होगा, आपको दूसरी चाहिए होगी कि आपको चाहिए होगी बेसिकली वो नई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो आप भेज रहे हैं उसे, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ये आपको क्यों चाहिए, ये आपको इसलिए चाहिए ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन जो है ईमेल में ऐड कर सकें। सो दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी एडेड टू द ईमेल। और उसने क्या कहा था कि आपको जो है यहाँ पर तीसरी उनके पास स्टोर थी यहाँ पर उनकी ऑर्डर हिस्ट्री, उनकी ऑर्डर हिस्ट्री स्टोर थी, उसके मुताबिक जो है क्या कहते हैं मे बी इंटरेस्टेड जो है वो चीज़ उससे एवेलुएट की जा सकती है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री डाल देंगे ताकि सिमिलर वो प्रोडक्ट्स ही ईमेल भेजी जा सके। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगी, ताकि यहाँ पर जो है आप यहाँ पे टू सेंड डिटेल्स और प्रोडक्ट्स similar to that already brought, similar to that they already bought। ये तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ये उसकी जस्टिफिकेशन 3 मार्क्स की। उसके बाद कहते हैं आइडेंटिफाई 2 आइटम्स ऑफ जी। क्वेश्चन बेसिकली आपके पास ये था कि जब मैं सारा आंसर लिख लिया उसके बाद क्यों पूछ रहे हो, क्वेश्चन समझ नहीं आया। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपके पास एक शॉप, आपके पास एक शॉप का सिस्टम बना हुआ है जो कि इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर स्टोर करता है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी पेमेंट डिटेल्स और उनकी ऑर्डर हिस्ट्री। और इसके अलावा वो स्टोर करता है वो कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो उनको पसंद होती हैं और उनकी प्रेफरेंस से उनको किसी से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। एक मॉड्यूल ऐड किया जा रहा है जो कि बेसिकली ईमेल जनरेट करेगा तो कस्टमर्स को भेजी जाए, जो कि उनको नई प्रोडक्ट्स की डिटेल्स के बारे में शेयर करेंगे कि शायद वो खरीद लें। तो उसके मुताबिक 3 आइटम इन्फॉर्मेशन बताएं, यानी कि 3 ऐसी आइटम्स की इन्फॉर्मेशन लिखें जो उस मॉड्यूल को चाहिए होंगी। ये चीज़। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, बाकी क्लास लेते नहीं है, पता नहीं पास कैसे होता है। आपके पास आ जाता है कि उसके बाद आइडेंटिफाई 2 आइटम्स ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द न्यू मॉड्यूल, जस्टिफाई योर चॉइस इन ईच केस। आपको सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको 2 चीज़ें जो नहीं चाहिए, एक चीज़ ये है कि आपको इनका पोस्टल एड्रेस नहीं चाहिए, ऐसी बात है हमें लेटर तो लिख नहीं रहे। एंड दूसरी चीज़ आपको इनकी पेमेंट डिटेल्स चाहिए क्योंकि वो आपसे ईमेल पे तो नहीं कुछ खरीद रहे होंगे। तो आपको ये 2 चीज़ें आपको इस मॉड्यूल को नहीं रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर पोस्टल एड्रेस। क्योंकि आपके पास ईमेल सेंड हो रही है, इट इज़ सेंडिंग ईमेल एंड नॉट अ लेटर। शुक्र करो आसान सवाल आया है, अभी लिखना पड़ जाता है यहाँ पर एक और कोड तो ढूंढने निकले होने थे सबके। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है दूसरा यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास क्योंकि जो है वो यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स क्यों आ जाएंगी, क्योंकि आपके पास जो है कि कस्टमर हैजंट बॉट एनीथिंग एट दिस स्टेज, द कस्टमर हैजंट बॉट एनीथिंग एट दिस स्टेज। वो अलग बात है कि इस पेपर के अंदर आपको आसान आए हैं सब रिपोर्ट्स, लेकिन उससे यहाँ पे बेसिकली ये जो आपको सवाल पूछे हुए ना, ये आपको पूछे हुए हैं, ये जो 5 नंबर का सवाल है बिल्कुल बेसिक्स है, कुछ भी नहीं था इसमें। लेकिन ज़्यादातर सवाल जो है ना इस पेपर के अंदर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से आए हुए हैं और बेसिक से सूडो कोड्स दिए हुए हैं उसने, बाकी सारे सूडो कोड तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ज़्यादा उसमें से सवाल आए हुए हैं इसमें। और ये क्यों देता है इस तरह से, ये आपको इसलिए देता है क्योंकि आपका ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 जो मैंने टॉपिक के मुताबिक डिवाइड किया हुआ है पेपर 2 में से,
एंड पेपर 1 में से ही आपको एथिक्स एंड ओनरशिप में से, सिक्योरिटी प्राइवेसी डेटा इंटेग्रिटी में से, आपको इन टॉपिक्स में से, इन दोनों में से ज़्यादा सवाल इसने 25 में दिए थे, अक्टूबर नवंबर 25 जो भी हमने पेपर किया था उस पर। क्यों दिए थे उसने? क्योंकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट कम पढ़ते हैं। वो समझते हैं कि यार ये तो कह रहा है, उससे सारे सवाल ही उठा के इसमें से दे दिए। अभी ये जो बी पार्ट है ये भी उसमें से, क्वेश्चन 1 और 2 भी उसी में से था। तो जिसने अगर तो पढ़ा है तो वो तो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो फंस जाएगा। द प्रोग्राम इंक्लूड्स अ मॉड्यूल टू वैलिडेट अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक प्रोग्राम है आपके पास जो कि वैलिडेट करता है आपके पास पिन। दिस इज यूज्ड व्हेन कस्टमर पे अ गुड यूजिंग बैंक कार्ड। यानी कि उससे जो पैसे दिए हैं आपको बैंक कार्ड के जरिए, तो आपके पास ये पिन वेरीफाई करना होता है। स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम हैव बीन प्रोड्यूस्ड फॉर दिस मॉड्यूल। द लेबल शोज इनपुट्स एंड आउटपुट एंड स्टेटमेंट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इनपुट आउटपुट और नेक्स्ट स्टेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इसके लिए कंप्लीट करें। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि S1 से इनपुट करते हैं पिन, तो कोई आउटपुट नहीं आता और S2 पे चला जाता है। यानी कि जब आप S1 से पिन इनपुट कराएंगे तो ये आ जाएगा S2 के ऊपर और आपके पास कोई आउटपुट नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इनपुट पिन। उसके बाद नजर आ रहा है कि री इनपुट पिन, S2 पे इनपुट री इनपुट पिन हुआ, डिस्प्ले एरर दोबारा से S2 पर, यानी कि ये वाला लूप जिसके अंदर क्या आपके पास आ जाएगा री इनपुट पिन और आउटपुट में आ जाएगा आपके पास डिस्प्ले एरर। उसके बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ पर अगली स्टेट S2 से S1 पे वापस जा रहा है, जिसपे कैंसिल एंड री प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। कैंसिल एंड री प्रॉम्प्ट आपको आ गया। उसके बाद जो है S2 से वैलिड पिन एनेबल पेमेंट S4। S2 से आगे एक स्टेट आ रही है जिसके ऊपर के आपके पास यहाँ पर S4 है, जिसके अंदर के वो कह ये रहा है कि आपके पास वैलिड पिन एनेबल पेमेंट, वैलिड पिन एनेबल पेमेंट। और उसके बाद आखिरी है आपके पास S2 से S3 पे जा रहा है, टू मैनी ट्राइज ब्लॉक अकाउंट। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा S3 पर, यहाँ होगा आपके पास टू मैनी ट्राइज ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, ये आपके पास 4 नंबर का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कंप्लीट हो गया। कोई सवाल इसके अंदर किसी का? अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं द कंप्यूटर शॉप असेंबल्स कंप्यूटर्स यूजिंग आइटम्स ब्रॉट फ्रॉम सेवरल सप्लायर्स। अ टेक्स्ट फाइल stock.txt कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच आइटम। आपके पास यहाँ पर एक सप्लायर जो है सामान मंगवाता है और वो टेक्स्ट फाइल में इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। Information about each item is stored in a single line of the stock.txt file in the format item number supplier code description। item number supplier code और description आपके पास मौजूद है और valid item information is as follows। सबसे पहले आपको आइटम नंबर जो है ये आपके पास 4 करेक्टर्स का है, जो कि 0001 से लेकर 5999 तक इंक्लूसिव है। इस सवाल मैंने कई दफ़ा कराया हुआ है पहले भी। उसके बाद आपके पास सप्लायर कोड है जो कि 3 अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स का है, जो कि आपके पास सप्लायर ऑफ द आइटम आइडेंटिफाई कराता है। और डिस्क्रिप्शन है जो कि स्ट्रिंग है, जो कि मिनिमम ऑफ 12 करेक्टर्स है, यानी कि ये आपके पास 12 या उससे ज़्यादा करेक्टर्स की होगी। इसके मतलब ये भी है कि ये 1 से लेकर 4th करेक्टर तक ये, 5th से लेकर आपके पास 7th करेक्टर तक ये, एंड 8th करेक्टर से ऑनवर्ड्स डिस्क्रिप्शन होगी आपके पास। द फाइल इज ऑर्गेनाइज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर एंड डज नॉट कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द रेंज। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर एंड नॉट ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द रेंज, इसका मतलब मैं पहले भी समझाया हुआ है कि आपके पास 0001 के बाद 0002, फिर 0003 के बाद डायरेक्टली 0008, उसके बाद 0013, 0017, 0029, इस तरह से आपके पास बन सकता है, जिसमें कि दरमियान वाली वैल्यूज मिसिंग होंगी। इसका तरीका क्या होता है कि इसका पर्पस क्या होता है, ये एफिशिएंट सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कि अगर आपको यहाँ पे सर्च करना होता है 0014 को, तो आपको ये बात पता है कि आपने हरगिज भी 0017 वाले से आगे वाले तो वैसे नहीं सर्च करना। तो जैसे ही इसके मुकाबले की वैल्यू अपग्रेड हो जाएगी तो आपने वहाँ पे रुक जाना है। कि एफिशिएंट सर्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये चीज़। इसका शायद आगे यूज़ आएगा जिस वजह से इसने स्टेट किया हुआ है। अ प्रोग्राम हैज स्टार्टेड टू डिफाइन प्रोग्राम मॉड्यूल्स, या ये चीज़
बेसिकली आपके पास होता ये है कि आपके पास ये जो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर में सॉर्टेड है ना, वो इस तरह से होगा, नॉट ऑल पॉसिबल वैल्यूज उसमें एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, इस तरह से मौजूद होगा। असेंडिंग ऑर्डर में तमाम पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। आपको सर्च करना हो 0014, ये आपको पता है इस पे एग्जिस्ट तो नहीं करता, यू डोंट नो कि करता है या नहीं करता, आपने सर्च करना है, लेकिन आपको ये बात पता है कि आपको इससे आगे तो सर्च करने की जरूरत नहीं है ना, अगर होगा तो इधर ही कहीं होगा ना, इससे आगे तो नहीं होगा ना। देयर इज नो पॉसिबल वे कि ये 00131 या 0037 इस साइड पे तो होना इसका पॉसिबल नहीं है ना। तमाम पॉसिबिलिटीज हैं कि ये इसी किसी एरिया में एग्जिस्ट करता होगा, है कि नहीं है। तो हमने तब रुक जाना है 0014 का, अगर हम सर्च कर रहे हैं तो वी विल स्टॉप आवर सर्चिंग एज सून जो है हमारी वैल्यू 0014 से एक्सीड कर जाएगी। तो हमने सर्चिंग स्टॉप करके अज्यूम कर लेना है, हमें पूरी एरे को सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई? अच्छा, तो उसके बाद जो है, तो वो आपके पास ये बात जब लिखी होती है ना इस तरह से, असेंडिंग ऑर्डर में का जिक्र हो और नॉट पॉसिबल ऑल ये यहाँ पे आपके पास ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरह से सर्चिंग की बात आएगी बीच में। सबसे पहले आपके पास एक मॉड्यूल है ओनली अल्फा का, called with a parameter of type string, returns true if the string contains only alphabetical characters, otherwise return false. अल्फाबेटिकल करेक्टर्स आपके पास यहाँ पे सप्लायर कोड में इस्तेमाल होंगे क्योंकि ये खाली अल्फाबेटिकल करेक्टर्स का है। ओनली अल्फा आपके पास है, और ये ओनली अल्फा जो आपको रिटर्न करेगा ट्रू अगर उसमें खाली अल्फाबेटिकल करेक्टर्स है, वरना रिटर्न कर देगा फॉल्स। उसके बाद आपके पास चेक इन्फो है। चेक इन्फो क्या करेगा, कॉल्ड विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ लाइन ऑफ आइटम इन्फॉर्मेशन। एक लाइन ऑफ आइटम इन्फॉर्मेशन आएगी, ये पूरा जुमला जो लिखा हुआ है ये आएगा। चेक टू सी वेदर द आइटम इन्फॉर्मेशन इन द स्ट्रिंग इज वैलिड। वही चेक करेगा कि आपके पास ये जो आइटम इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या ये सारी वैलिड है। रिटर्न ट्रू करेगा अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ये वैलिडिटी चेक हो रहा है। वैलिडिटी चेक कैसा से होगा कि आपके पास जो है, आपने चेक करना है कि आपके पास जो आइटम नंबर है ये इंटीजर होना चाहिए, ऐसा ही है ना, इसको इंटीजर होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसको इस रेंज में होना चाहिए, दूसरी बात ये कि इसको रेंज में होना चाहिए। सप्लायर कोड को ओनली करेक्टर होना चाहिए, और इसकी लेंथ 3 होनी चाहिए, इसकी लेंथ 4 होनी चाहिए, और ओनली नंबर होना चाहिए। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है वो मोर देन 12 करेक्टर्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने चेक करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने चेक करनी है, जिसके बाद कि हम जो है यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आपकी आइटम इन्फॉर्मेशन जो है, आइटम इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास वैलिड है। तो हमने यहाँ पे चेक इन्फो लिखना है। मॉड्यूल ओनली अल्फा शुड बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यहाँ पर फंक्शन चेक इन्फो का, फंक्शन चेक इन्फो। पैरामीटर में ये आपसे लेगा न्यू लाइन, न्यू लाइन कर लें, दिस लाइन कुछ भी कर लें, स्ट्रिंग, एंड इट रिटर्न्स बूलियन। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर टोटल लेंथ चेक करेंगे इसकी। देखिए आपको ये बात पता है कि अगर इसकी लेंथ 4 + 3 7, 7 + 12 19, लेस देन 19 तो वैसे नहीं हो सकती, तो हम डायरेक्टली पहले लेंथ चेक कर लेते हैं कि लेस देन 19 ना हो, लेस देन 19 हमारी लाइन की लेंथ ना हो। इफ लेंथ न्यू लाइन इज लेस देन 19, देन जो है आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो गलत इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है, तो आपके पास रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स। एंड इफ एक एलिमेंट जो उसका था हमने चेक कर लिया, एक एस्पेक्ट कर लें। अगला एस्पेक्ट ये था कि हमने यहाँ पर उसके लेफ्ट साइड से, यानी कि जो आपके पास आइटम नंबर था, आइटम नंबर था, ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम। आइटम नंबर एक्सट्रैक्ट किस तरह से होगा, आपके पास आप यहाँ पर लेफ्ट लगाएंगे, लेफ्ट न्यू लाइन कॉमा 4, तो आपने उसका आइटम नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हमने चेक करना है कि ये न्यूमेरिक है या नहीं। न्यूमेरिक कैसे चेक होता है, न्यूमेरिक चेक करने के लिए आपके पास एक यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको कि कहते हैं इज नम। इज नम ये बात चेक करता है कि आपका स्ट्रिंग न्यूमेरिक है या नहीं। ये देखें, रिटर्न ट्रू इफ दिस स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स अ वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक स्ट्रिंग चेक करने के लिए आपके पास इज नम का पर्पज यहाँ पे यूज होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ये स्ट्रिंग उठाएंगे, ठीक है, इस आइटम नंबर उठा लिया हमने, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे आइटम नंबर को कि इफ
आइटम नंबर, सॉरी इसको लगाएंगे इज नम, इज अंडरस्कोर नम, आइटम नंबर इज इक्वल टू फॉल्स। अगर ये आपके पास फॉल्स आ जाता है देन तो आप यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसका मतलब ये कि ये आपके पास न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं था, क्योंकि ये तो आपको न्यूमेरिक चाहिए था। एंड इफ, उसके बाद अब हम इसकी वैलिड रेंज चेक करेंगे। इसकी वैलिड रेंज चेक करने के लिए क्या तरीका था आपके पास कि इफ दिस नम, इफ सॉरी दिस नम नहीं, इफ इसके लिए जो है हमारे पास एक और करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे दिस नम बनाएंगे और आइटम नंबर को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे str टू नम लगाकर, str टू नम आइटम नंबर, ताकि हम इसको रेंज में कंपेयर कर सकें। अब दिस नम को कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर जे, ये आपके पास वेरिएबल है, मैंने डिक्लेयर वैसे नहीं किए होते वेरिएबल्स, लेकिन ये वेरिएबल है आपके पास। पैरामीटर सिर्फ न्यू लाइन है, पैरामीटर सिर्फ न्यू लाइन था। अच्छा, उसके बाद जो है दिस नंबर को जो है हमने str टू नम किया आइटम नंबर के साथ, और आइटम नंबर हमने ले लिया दिस नंबर में। उसके बाद हम इसको रेंज में कंपेयर करेंगे, रेंज लगाएंगे इसके ऊपर कि इफ दिस नंबर इज लेस देन 0001 और दिस नम इज ग्रेटर देन 5999, देन यानी कि अगर वो अपनी रेंज से बाहर है तो भी हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एंड इफ, उसके बाद अब हमने आखिरी एक पहलू क्या रह गया हमारा। देखो हमने सबसे पहले क्या चीज़ चेक की है, हम जी जी नहीं, हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं कि अगर वो इनवैलिड है, अगर वो लेस देन 0001 है और ग्रेटर देन 5999 है तो इसका मतलब ये कि रेंज से बाहर हुआ ना। जी जी क्या करना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप लोग सवाल नहीं सुनते जब मैं पढ़ रहा होता हूँ। ये देखो, a unique number for each item in the range of 0001 to 5999 inclusive, इस रेंज के अंदर अंदर वैल्यू होनी चाहिए आपकी। ठीक हो गया, और किसी का कोई सवाल? अच्छा, उसके बाद जो है हमने जब रेंज चेक कर ली तो उसके बाद हमारा एक आखिरी पार्ट रह जाएगा जिसके अंदर के हमने उसका चेक करना है, करेक्टर करेक्टर चेक करने हैं हमने बेसिकली इसके अंदर। ये सप्लायर कोड, सप्लायर कोड अगर हमारे पास तीनों अल्फाबेटिकल करेक्टर्स हैं तो ही हमारे पास ये वैलिड होगा। तो हमारे पास आ जाएगा कि इफ़ ओनली अल्फ़ा, ओनली अल्फ़ा, आपका सप्लायर कोड के साथ है। सप्लायर कोड जो है उसका आपके पास फिफ्थ पोजीशन से तीन करेक्टर थे, मिड, न्यू लाइन, 5,3। फिफ्थ पोजीशन से तीन करेक्टर अगर उसके आपके ओनली अल्फ़ा नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। क्योंकि उसका मतलब ये कि आपका जो सप्लायर कोड है वो इनवैलिड हो गया। इन सारों के बाद अगर किसी भी केस के अंदर, इनमें से किसी भी स्टेप के अंदर आपके पास फॉल्स रिटर्न नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रिंग था वो 100% ठीक था, तो आप इधर रिटर्न कर देंगे ट्रू। जी जी, वो ये हमने चेक कर लिया था, लेंथ ऑफ दिस लाइन इज लेस देन 19 तो फॉल्स रिटर्न हो जाए। तो इसका मतलब ये कि वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ चेक हो गई ना, ये चीज़ ऑटोमेटिकली चेक हो गई। तो इसमें हमने चेक कर लिया सबसे पहले उसकी लेंथ, उसके बाद हमने आइटम नंबर को चेक किया कि आइटम नंबर न्यूमेरिक है भी या नहीं, और उसके बाद हमने चेक कर लिया क्या वो रेंज के अंदर है या नहीं,
और उसके बाद हमने चेक कर लिया कि अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स दिए ना खाली जो आपके सप्लायर कोड के, ये सारी चीज़ें अगर ठीक है तो हमने रिटर्न कर देना है ट्रू और फंक्शन को एंड कर देना है। कोई सवाल किसी का इसमें? अच्छा, उसके बाद द न्यू मॉड्यूल इज डिफाइंड एज फॉलोज: ऐड आइटम called with a parameter of type string representing a valid information of new item that is not currently in the stock.txt file. Create a new file new stock.txt from the contents of the file stock.txt and add the new item of information at the appropriate place in the new अल्लाह तौबा। बेसिकली वही कह रहा है आपसे कि आपके पास एक नई आइटम इन्फॉर्मेशन आई है। तो यार ये तो बड़ा लंबा काम है। अच्छा, उसके अंदर जो है आपके पास एक नई आइटम इन्फॉर्मेशन आई है जिस तरह से आपके पास देखो ना, इसको देखो इधर आपके पास जी कब दिया था? अच्छा, ये अभी भी नहीं होने वाला। आपके पास यहाँ पर इस तरह से आइटम इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, 1700390194 इस तरह से गिवन है। नाउ द थिंग इज कि आपको एक नया प्रोडक्ट दिया गया है जिसका कि आइटम नंबर जो है 0012 है, एंड यू नो कि ये यहाँ पर इंसर्ट होना है करेक्ट पोजीशन में। तो इसका तरीकाकार क्या होगा? इसका तरीकाकार ये होगा कि पहले तो ये कि आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी पोजीशन। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको पहले नई फाइल के अंदर ये सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद रुक कर ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी और उसके बाद आपको ये बाकी सारी लाइंस लिखनी पड़ेंगी। इस तरह से जो है आपके पास ये लिखा जाएगा जी। सवाल ये है कि आपके पास एक पैरामीटर में एक नई इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि अभी टेक्स्ट फाइल में नहीं है। आप एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे पुराने कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट फाइल के अंदर के हिसाब से, जिसमें से कि ये सॉर्टेड डाटा होगा, यानी कि 0012 ठीक जगह पर इंसर्ट हुआ होगा पहले का नई फाइल के अंदर। पूरी लाइन स्टोर कर रहे हैं। मैं तो आइटम आइटम बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए तो हमें चाहिए नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वी नीड टू गेट इट्स सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर के मुताबिक इंसर्ट करना है जी। तो और 8 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं देता। देखो, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले आप पहले वाली लाइन से लिखें, किसी कंडीशन के मुताबिक आप आइडेंटिफाई करने की करेक्ट इंसर्शन पोजीशन, और उसके बाद उसको ठीक है पोजीशन पे ऐड कर दें और उसके बाद बाकी सारी लाइंस लिखें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप पहले पुरानी टेक्स्ट फाइल में से सारा डेटा बाहर निकालें, उसको डालें एक एरे के अंदर। लेकिन एरे का साइज तो हमारे लिए नोन ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस हमें पता नहीं है, तो एरे वाला मेथड तो हम नहीं कर सकते। हाँ नहीं, एरे वाला तरीका नहीं होगा क्योंकि हमें साइज ही नहीं पता एरे का कितना बनाना है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मेथड कि हमें पहले पुरानी वाली लाइंस लिखनी पड़ेंगी, फिर आइटम इन्फॉर्मेशन जो 0012 की है वो ऐड करनी पड़ेगी, और फिर बाकी सारी रिमेनिंग लाइंस हमें लिखनी पड़ेंगी इन द न्यू फाइल। तो क्या तरीकाकार होगा आपके पास कि आप जो है यहाँ पर प्रोसीजर है आपके पास, ये प्रोसीजर ऐड आइटम, पहले मैं हेडर लिख लूँ, मैं साथ साथ समझाता हूँ ये चीज़ कैसे होगी। प्रोसीजर ऐड आइटम, पैरामीटर में ले रहा है आपसे न्यू लाइन विच इज़ स्ट्रिंग, और कोई चीज़ ये नहीं ले रहा होगा। अब हमने क्या करना है कि दोनों फाइल्स को ओपन करना है। ओल्ड फाइल को जो है, जो stock.txt थी, उसको हम रीड मोड में ओपन करेंगे। ओपन फाइल stock.txt फॉर रीड, और जो दूसरी हमारी फाइल थी ओपन फाइल न्यू stock.txt, इसको हम राइट मोड में खोलेंगे। क्योंकि उसने यहाँ पे कहा था क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल, तो क्रिएट करने के लिए हमें राइट मोड में खोलनी पड़ती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाली जो लाइन पैरामीटर में आई है, ये जो 0012 वाली थी, ये मैंने एग्जांपल में दी है, ये चीज़ इस एग्जांपल से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो 0012 वाली लाइन थी पूरी की पूरी, इसमें से हमने आइटम नंबर एक्सट्रैक्ट करना होगा।
तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं अपने पास न्यू आइटम नंबर, और हम यहाँ से करेंगे str to num लेफ्ट न्यू लाइन कॉमा 4। तो हमने उसका नया आइटम नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम पुरानी फाइल के लिए लूप करेंगे, फॉर नहीं, while not end of file, while not end of file stock.txt। हमारे पास क्या किया जाएगा, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, एक लाइन रीड करेंगे, रीड फाइल stock.txt कॉमा दिस लाइन। एक लाइन हमने उस फाइल में से रीड कर ली, यानी कि हमने जो है उस पुरानी फाइल की 0001 वाली लाइन रीड कर ली, और इसके अंदर से जो है हम आइटम नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे दिस आइटम नंबर वेरिएबल के अंदर। दिस आइटम नंबर जे, वो पुरानी फाइल अरेंज थी ना, पुरानी फाइल अरेंज हुई भी थी, क्योंकि हम नया आइटम इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं जो कि हमें नहीं पता कि वो एंड पे एक्ट होना है, कहाँ पे ऐड होना है। हमने उसको सॉर्टेड रखना है, फिर भी नए डालने के बाद भी एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। तो वो जो नई फाइल है उसको भी बेसिकली सॉर्टेड रखना है। सवाल ये है आपसे पूछेंगे, और हमें तो नहीं पता ना कि किधर एग्जैक्टली इंसर्शन पोजीशन है, हम एंड पे तो नहीं डाल सकते। और बबल सॉर्ट करने वाला ऑप्शन भी हमारे पास नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास बबल सॉर्ट वाला ऑप्शन होता तो सिंपली हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम लिखते, एफिशिएंट लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हम एफिशिएंट भी लिख लेते, काफी होता। एरे के अंदर डालते, वहां से सॉर्ट करके वापस टेक्स्ट फाइल में लिख देते। लेकिन हमें पता ही नहीं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, उसके लिए हम पहले लाइंस काउंट करें तो वो लंबा काम हो जाएगा बहुत ज्यादा। वरना उसका तरीका कार ये कि सबसे पहले टेक्स्ट फाइल से लाइन काउंट, उसके लिए उसका भी तरीका है, मैं बता देता हूँ। ये बहुत औखा तरीका है और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये करने का। सबसे पहले आप टोटल लाइंस काउंट करें टेक्स्ट फाइल की, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एरे डिक्लेयर करनी है जिसकी कि अपर बाउंड उस वेरिएबल में लिखी जाएगी जिसमें टोटल लाइन का काउंट था। उसके बाद हर लाइन को रीड करके उस टेक्स्ट फाइल में आपने एरे के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद आइटम नंबर के अकॉर्डिंग आपने बबल सॉर्ट करना है। बबल सॉर्ट करने के बाद आपने वो पूरी एरे जाकर जो है आपने न्यू स्टॉक डॉट टेक्स्ट में लिख देनी है। ये मेथड बहुत लंबा है, ये तकरीबन 10-15 नंबर का सवाल होता तो ठीक था, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो करा रहा हूँ उसका शॉर्टर मेथड है। वो तरीका भी किया जा सकता है, अगर आपको वो करना हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो करना। आपके पास यहाँ पर न्यू आइटम, दिस आइटम नंबर हमने उठा लिया, जो पुरानी फाइल थी उसमें से लाइन रीड की, उसका आइटम नंबर उठाया हमने, लेफ्ट दिस लाइन 4। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि इफ दिस आइटम नंबर, this item number is greater than new item number, then देखो हमें यहाँ पर हमने कब ऐड करना होगा 0012 को। हम 0012 को कब ऐड करेंगे, देखो जब हम टेक्स्ट फाइल में लिख रहे हैं, हम लिखा 0001 0003 0004, जब हम इस पे गए ठीक था। अब आप देख सकते हो कि ये वैल्यू बड़ी हो गई है ना, ये 0012 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू यहाँ पर है। जब आपके पास ये वैल्यू बड़ी हो गई तो उस वक्त आपको पहले ये लिखनी है और उसके बाद आपने ये लिखनी है। तो फिर आप यहाँ पे 0012 और फिर 0017 इस तरह से लिखोगे। तो ये जो कंडीशन है ना, ये वाली जो मैंने लगाई है, इस इफ दिस आइटम नंबर इज ग्रेटर देन न्यू आइटम नंबर, ये इस बात को चेक करे कि जब बड़ी वाली वैल्यू आ गई तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम जो है वो जो न्यू आइटम था वो यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। राइट फाइल न्यू स्टॉक डॉट टी कॉमा न्यू लाइन, यहाँ पर अब हम न्यू लाइन लिखेंगे। ठीक है, वरना जो है आपके पास जो है यहाँ पर एंड इफ के बाद
स्टैंडर्ड तरीके से लाइंस लिखी चलती चली जाएंगी फाइल के अंदर। राइट फाइल न्यू स्टॉक डॉट टीएक्सटी दिस लाइन, ये लिख रहा है स्टैंडर्ड लाइंस। ये वाली स्टेटमेंट जो है ना नॉर्मली लाइंस कॉपी कर करके लिखा चला जा रहा है। ये वाली जो कंडीशन लगाई है ना, दिस इंश्योर्स कि जैसे ही आपके पास करेक्ट इंसर्शन पोजीशन आ जाए तो उसके ऊपर न्यू लाइन ऐड हो जाए टेक्स्ट फाइल के अंदर। उसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर अभी तक आपके पास ये लाइन लिखी नहीं गई, लेट सपोज कि ये सबसे बड़ी लाइन थी, ये आपके पास जो है 0900 थी, सबसे बड़ी वैल्यू यही थी। फिर क्या होगा कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाती तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंड वाइल लगाने के बाद आप करेंगे कि इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए थी। हाँ, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। इधर हमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा रिटर्न का। रिटर्न जो है हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल होगा। विल इंट्रोड्यूस हियर अ न्यू वेरिएबल नेम्ड एज रिटर्न, और इसको हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि ये लाइन अब लिखी गई है जो नई इंसर्ट करनी थी। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ रिटर्न इज इक्वल टू फॉल्स, इफ रिटर्न इज इक्वल टू फॉल्स, देन हम क्या करेंगे, देन हम जो है ये लाइन लिख देंगे एंड पर, राइट फाइल न्यू स्टॉक डॉट टीएक्सटी कॉमा न्यू लाइन। क्योंकि अगर वो लाइन सबसे आखिरी लाइन थी तो वो तो फिर उस कंडीशन में लिखी नहीं जाएगी कभी भी, इस कंडीशन में तो कभी भी नहीं लिखी जा सकती, तो इसलिए फिर उसको एंड पे यहाँ पर ये कंडीशन लगाकर लिख दिया जाए। और इसके बाद जो है आपके पास दोनों फाइल्स को कर देंगे आप क्लोज, जो भी स्टेटमेंट आपके पास होती है, एंड यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एंड प्रोसीजर। ठीक हो गया? कोई समझ आई इसकी कैसे किया गया? नहीं ठीक हुआ? हमजा आपको समझ आई या आपको भी समझाऊं? अच्छा चलो, अब्दुल्ला आपको है? आप ठीक है, मैं अब्दुल्ला से पूछ रहा हूँ। अच्छा यार एक सेकंड यार, मैं जैसे पूछ रहा हूँ उसको तो जवाब दे देना। अब्दुल्ला आपको आगे समझ? क्लास लगा के गायब हुआ है। हाँ गायब हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर जो है सिचुएशन ये है कि आपके पास यहाँ पर प्रोसीजर जो है कहता है, अच्छा उसका मैसेज भी आया अभी मुझे, खैर, कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपने दोनों फाइल्स को ओपन किया, उसके बाद हमने नए लाइन में से जो है ना उसका आइटम नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद पुरानी फाइल में से लाइंस उठा उठाकर हम लिखते चले जा रहे हैं, लाइंस उठा के रीड की और उसका आइटम नंबर निकाल लिया। पुरानी पुरानी फाइल्स का भी आइटम नंबर निकाल रहे हैं हम लूप में, और नए का भी निकाला हुआ है। उसके बाद हमने कंपेयर किया कि जिस जिस पॉइंट पर दिस आइटम नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाए न्यू आइटम नंबर से, ये नए आइटम का नंबर से ग्रेटर हो जाए जब आपके पास, तो उस पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर जब 0017 ग्रेटर हो गया था तो उस टाइम पर 0012 पहले लिख दिया जाए, वरना स्टैंडर्ड तरीके से आपके पास वो जो पुरानी फाइल्स के लाइंस हैं वो लिखती चली जाए यहाँ पर। और जब आपने लिख लिया उसको तो आप रिटर्न वेरिएबल, एक वेरिएबल था बुलियन रिटर्न, उसको हमने ट्रू कर दिया। अगर वो फॉल्स था, अगर एंड तक भी फॉल्स देते तो इसका मतलब ये कि आपके जो नया नया आइटम है वो सबसे एंड पर ऐड होना था, तो हमने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया, और उसके बाद आपके फाइल्स क्लोज करके कोड खत्म। समझ में आया? क्या नहीं लिखा हुआ? तो हम लिख रहे हैं ना, ये जो नई लाइंस हैं ये हम उसमें लिख रहे हैं। ओहो, कौन से वाला आइटम नंबर हमने फाइल में से निकाले हैं? ये पुरानी फाइल में से रीड हो रहा है, स्टॉक डॉट टी में से, और लिखा न्यू स्टॉक डॉट टी को जा रहा है। न्यू आइटम नंबर और न्यू स्टॉक डॉट टी में फ़र्क है ना। न्यू आइटम नंबर जो है बेसिकली वो ये है जो पैरामीटर में लाइन आई है, इस लाइन में से एक्सट्रैक्टेड आइटम नंबर की बात हो रही है।
ये न्यू लाइन पैरामीटर में आई है। ठीक हो गया, समझ आया? चलो मैं आपको एंड पे समझा दूँ, पेपर का ना। उसके बाद आखिरी पार्ट यहाँ पे रह जाता है कि द प्रोग्रामर कंटेन्स मॉड्यूल सप्लाई एग्जिस्ट एंड चेक सप्लायर. These have been written but contains errors. These modules are called from several places in the main program and testing of the program integrated testing has had to stop. Integrated testing हमारे पास रुक गई क्योंकि इन दोनों के अंदर error मौजूद थी. Identify a method that can be used to continue testing of the main program before the errors in these modules have been corrected and describe how it would work. अगर मॉड्यूल को ठीक नहीं करना और आपने टेस्टिंग कंप्लीट करनी है तो उसके लिए चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसे कहा जाता है स्टब टेस्टिंग. स्टब टेस्टिंग के अंदर क्या होता है आपके पास कि यहाँ पर जो है सप्लाई एग्जिस्ट, यानी कि सप्लाई एग्जिस्ट, और आपके पास चेक सप्लायर, इन दोनों मॉड्यूल्स की डमीज बनाई जाएंगी. डमी मॉड्यूल बनाया जाएगा जो कि आपको डायरेक्टली करेक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे, करेक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे, और उसके ऊपर जो है आप चेक कर लेंगे अपने बाकी सारे कोड को, और इनकी करेक्शन जो है, इन दोनों मॉड्यूल्स की करेक्शन आप लेटर ऑन जब चाहें कर सकते हैं. ये स्टब टेस्टिंग होती है. ठीक है, समझ आ गया ये वाला पार्ट? देखो उसने कहा है ये कि आपके पास सप्लाई एग्जिस्ट और चेक सप्लायर दो मजीद मॉड्यूल्स थे. बाकी सारे जितने भी मॉड्यूल थे सबको जोड़कर एक प्रोग्राम कोड बनाया जा रहा था. इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाले टाइम पे पहुंच गए, यानी कि जिसमें तमाम मॉड्यूल्स को जोड़कर टेस्ट किया जाता है, उससे पता चला कि सप्लाई एग्जिस्ट और चेक सप्लायर के अंदर एरर है. वो ये कह रहे हैं कि हम सप्लाई एग्जिस्ट और चेक सप्लायर को अभी ठीक नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए हमारी. तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए आपके पास स्टब टेस्टिंग की जाती है. स्टब टेस्टिंग जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले टॉपिक में पढ़ाई हुई मैंने, जिसके अंदर के दोनों के डमी मॉड्यूल्स बना देते हैं जो कि डायरेक्टली करेक्ट वैल्यू रिटर्न कर देती है. उसे कोड कुछ नहीं लिखा होता, बस रिटर्न जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो रिटर्न कर देते हैं, ताकि बाकी सारे कोड जो हैं वो चेक हो जाएं आपके. बाकी सारे मॉड्यूल्स चेक हो जाते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है. सप्लाई एग्जिस्ट और चेक सप्लायर के अंदर करेक्शंस बाद में की जा सकती हैं जब चाहें. जी जी, खुद ही मैनुअली डाल देते हैं उसमें. समझ आ गया? हमजा आपको आ गया? अच्छा, चलो फिर पेपर जो है आप लोगों का यहाँ पे जी